नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। फेड का आउटकम आ चुका है और फेड का आउटकम के बाद हम सोने में थोड़ी सी नरमी देख रहे हैं। तो 73,000 के नीचे जो सोना फिसला है, क्या यहां रुकेगा या फिर और प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है? क्या आउटलुक बन रहा है सोने पर? इस तरह से इस पर करेंगे बातचीत आज कमोडिटी राउंड अप में। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की कि यहां पर लगातार एक प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे थे, क्या यहां से बेस मेटल्स थोड़ा सपोर्ट लेते हुए दिखाई देंगे? क्या मान के चले बेस मेटल्स का बेस बन चुका है? क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? इस पर भी करेंगे बातचीत। और साथ ही बात करेंगे स्पाइसेस की, जहां पर कभी तेजी कभी नरमी का ट्रेड हम देख रहे हैं। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बरौत, पतंजलि फूड्स के वीपी इंटरनेशनल ट्रेड डिवीजन आशीष आचार्य भी आगे हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। और साथ ही हमारे साथ स्ट्रैटेजीज बताने के लिए केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया और chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगड़िया हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यूएस फेड रेट कट की। 50 बेसिस पॉइंट का कट हुआ है ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, लेकिन इंपॉर्टेंट है आगे की कमेंट्री, जहां पर जेरोम पवेल ने साफ तौर से कहा है कि 2025 के अंत तक 1% और ब्याज दरें घटेंगी, 2026 तक 50 बेसिस पॉइंट और कटौती होगी। और अगर हम इस पर्टिकुलर ईयर की बात करें तो इस साल में भी 50 बेसिस पॉइंट की और कटौती की संभावना है। क्या मायने हैं इस डेवलपमेंट के, इन स्टेटमेंट्स के कमोडिटीज के लिए? इस पर करते हैं फोकस। हर्षल हमारे साथ बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग हर्षल। पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे, जो आउटकम आया है, जो स्टेटमेंट्स आए हैं, क्या वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस है? कैसे आप रीड करते हैं विद रिगार्ड्स टू कमोडिटीज? गुड मॉर्निंग दीपाली, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो फेड ने जो कल स्टेटमेंट्स दिए और जो अपने प्रोजेक्शंस दिए, आई थिंक लार्जली फेड का जो स्टांस है मोर और लेस कंसिस्टेंट रहा है। यस, ये 50 बेसिस पॉइंट टूवर्ड्स द लास्ट 1 वीक की फैक्टर इन था। उसके पहले मार्केट सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट रेट कट्स को मान के चल रहा था। लेकिन आगे अगर हम देखें तो मार्केट अभी भी फेड से ज्यादा रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल 2025 में जबकि फेड अभी भी 2 से 3 रेट कट बता रहा है, मार्केट अभी भी 100 बेसिस पॉइंट ऑफ रेट कट्स फैक्टर इन कर रहा है। इस साल भी जबकि फेड 75 बेसिस पॉइंट का ओवरऑल रेट कट बता रहे हैं, मार्केट ऑलमोस्ट और 52 और 75 टू 100 बेसिस पॉइंट रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट। तो आई थिंक ये जो अनसर्टेनिटी है फॉर द टाइम बीइंग, गोल्ड में वॉलेटिलिटी इस वजह से बरकरार रह सकती है। तो ओवरऑल स्टांस जो है अभी भी बुलिश है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज भी जो मिडिल ईस्ट में है स्पेशली फिर से वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आई थिंक ओवरऑल व्यू में जो है गोल्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा साइडवेज हो सकता है मार्केट, क्योंकि अब नए ट्रिगर्स को अवॉइड करेंगे, जैसे अब गोइंग फॉरवर्ड जॉब्स या इन्फ्लेशन डेटा कैसे आता है और उस वजह से जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कैसे चेंज होती है, आई थिंक उस पर निर्भर करता है। बट आई थिंक शॉर्ट टर्म थोड़ा साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हर्षल, यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड की चाल यहां से साइडवेज रहेगी, गिरावट यहां से इन स्तरों से और एक्सपेक्ट ना करें? और अगर आप एक आइडिया दे सकें कि जो ये साइडवेज मोमेंटम रहेगा, ये इसकी रेंज क्या हो सकती है, या फिर बहुत चिंता की बात नहीं है प्राइस वाइज यहां से? आई थिंक बहुत चिंता की बात तो नहीं है। प्रॉफिट टेकिंग, ऑफ कोर्स गोल्ड ऑलरेडी इस साल 20% से ज्यादा रैली कर चुका है इंटरनेशनल मार्केट में। तो अगर 4 से 5% का करेक्शन आए तो आई डोंट थिंक वो कोई ट्रेंड चेंज को इंडिकेट करता है। तो हम डेफिनेटली 2500 2450 तक के लेवल्स भी गोल्ड में देख सकते हैं। बट अपसाइड आई थिंक अभी भी हमारा जो व्यू है कि 2650 2700 के जो लेवल्स है, आई थिंक इवेंचुअली गोल्ड वो अचीव करेगा। तो फिर इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है? इस साइडवेज मोमेंटम को एज एन अपॉर्चुनिटी देखें, एंट्री लेने की क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं फ्रेश पोजीशंस के हिसाब से, गोल्ड सिल्वर दोनों में? आई थिंक जैसे कि मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म करेक्शन डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत हद तक 50 बेसिस पॉइंट प्राइस इन था। तो क्योंकि ओवरऑल व्यू अभी भी पॉजिटिव है, तो हम ऑफ कोर्स आउटराइट सेलिंग तो किसी को रेकमेंड नहीं करेंगे। आई थिंक क्योंकि गोल्ड का नेक्स्ट 1 से 1.5 साल तक ट्रेंड हम बुलिश एक्सपेक्ट करते हैं, तो आई थिंक कोई भी अच्छी अगर गिरावट या करेक्शन आती है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा नए इन्वेस्टर्स को वापस एंट्री लेने के लिए। ओके। हर्षल, आपसे सिल्वर पर भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले अजय, आपकी राय क्या रहेगी गोल्ड पर? अब आप यहां से क्या रेंज देख रहे हैं, अगर हम स्लाइटली नियर टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें, और आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे? क्योंकि एक बड़ा इवेंट, उसका आउटकम हमारे सामने, अब क्या करें? वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली। डेफिनेटली जैसे अर्शल ने भी कहा है कि
ऑलमोस्ट हमने प्राइजेस को फैक्टर इन करते हुए देखा। हमने रिसेंटली अगर 1-1.5 महीने की बात करें जुलाई से अभी तक, तो $2300 से हमने 2600 देखा। बट आई थिंक दिस इज नॉट अ स्टॉप फॉर गोल्ड, बिकॉज लास्ट 1 मंथ में हम जितने भी बैंकर्स हैं उनसे हमने अपडेट देखा है, जैसे गोल्डमैन सैक्स ने गो फॉर गोल्ड, बैंक ऑफ अमेरिका। तो मुझे लगता है कि अगर 2008 से अभी तक देखता हूँ, जब भी रेट कट्स होते हैं तो जनरली बुलियंस में और बड़े तेजी आती है। अगर लास्ट 4 इंपॉर्टेंट हमने डेटास की बात करें तो हमने देखा है कि गोल्ड में करीबन 35-40% का भी जंप आते हुए दिखा है। तो डेफिनेटली करंट लेवल से मुझे लगता है एक करेक्टिव डिप मिल सकता है, बिकॉज वॉट एवर पब्लिक ने एक्सपेक्ट किया था कि 0.25 0.5 वो आ चुका है। जियोपॉलिटिकल की तरफ से कुछ ऐसा हिंट नहीं है कि जो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट अभी का अभी दे दे। तो अगले मतलब 10-15 दिन के अंदर एक टेक्निकल पुल बैक 2500-2520 तक का एज ऑफ नाउ दिखाई दे रहा है। बट आई एम डैम श्योर के ईयर एंड तक हम 2700 प्लस कर जाएंगे गोल्ड में, और अगले साल डेफिनेटली ये 3000 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पिछले 12-15 साल में जब जब रेट कट्स हुए हैं और जो एनवायरमेंट इस वक्त बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं बुलियन को बहुत सपोर्ट करता है। कल भी हमने डॉलर इंडेक्स में काफी अच्छी गिरावट देखी है। जिस ढंग से ब्रिक्स करेंसीज पे बातें हो रही है, तो डॉलर पे आने वाले टाइम पे और दबाव बढ़ेगा, जो गोल्ड को और बूस्ट करेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है। हाँ, एक 10-12 दिन के अंदर एक थोड़ा टेक्निकल पुल बैक वापस मिल सकता है, बट दैट इज गुड टाइम टू बाय। डोमेस्टिक मार्केट में भी रुपया 84 के नियर बाय समझो रहेगा, तो उसका बेनिफिट मिलेगा कि गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट पे भी नया लाइफ टाइम हाई वापस बनाता हुआ दिखाई देगा यही साल में। ओके, तो नए लाइफ टाइम हाइज वापस गोल्ड में बनते हुए दिखाई देंगे। अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है, साइडवेज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल सकती है। अच्छा हर्षल, सिल्वर पर क्या राय आपकी रहेगी? यहाँ भी हमने स्ट्रेंथ सस्टेन होते हुए देखी। हालांकि यहाँ पर सिल्वर के लिए मेटल्स का रोल भी प्ले होता है और बुलियंस के ट्रिगर्स भी काम करते हैं, बट सो फार कैसे देखना आप सिल्वर्स को इन लेवल से? आई थिंक सिल्वर में भी ब्रॉडर ट्रेंड तो डेफिनेटली बुलिश ही है, और अगर मैं थोड़ी ज्यादा लॉन्गर टर्म की बात करूँ तो उसके प्रोस्पेक्ट्स गोल्ड से ज्यादा अच्छे हैं। तो हमें लगता है कि जब तक थोड़ा बेस मेटल्स में, इंडस्ट्रियल मेटल्स के प्राइसेस में जब तक कंसर्न है, क्योंकि चाइना में स्लो डाउन है, ये हो सकता है कि सिल्वर गोल्ड को स्लाइटली अंडर परफॉर्म करे। बट इवेंचुअली आई थिंक नेक्स्ट 4 से 6 महीने बाद हम ये देखते हैं कि सिल्वर फिर आउट परफॉर्म करने लग जाएगा गोल्ड को। पर इवेंचुअली हम नेक्स्ट 6 महीने से 1 साल में $32.5 का जो टारगेट है हम देखते हैं। लेकिन एक बार उसके ऊपर सस्टेन किया तो आई थिंक $35-38 के लेवल भी नेक्स्ट 2 से 3 साल में हम फोर्सी करते हैं सिल्वर में। तो आई थिंक प्योरली फंडामेंटल सिल्वर के अच्छे हैं, क्योंकि वो मार्केट स्ट्रक्चरल डेफिसिट में है। इंडस्ट्रियल डिमांड जो है सिल्वर की ग्लोबली, नए यूजेस भी आ रहे हैं, और उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड जो है लास्ट कुछ सालों से ईयर ऑन ईयर रिकॉर्ड हाइज बनाती जा रही है। तो आई थिंक ओवरऑल प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली अच्छे है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ऑफ कोर्स सिल्वर में गोल्ड से ज्यादा ही रहेगी, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स हम बहुत बहुत ज्यादा बुलिश है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन होगा प्रोबेबली आपसे हर्षल। आपने व्यू दिया दोनों ही कमोडिटीज पर, गोल्ड सिल्वर पर, लेकिन अगर हम गोल्ड की वापस बात करें तो अगर किसी को ऑन डिप्स एंट्री लेनी है तो आपके हिसाब से बेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, फिर चाहे वो बॉन्ड्स हों, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो, ईटीएफ्स हों, कॉइन्स हों, आपका सजेशन क्या रहेगा? किस मोड के थ्रू इन्वेस्टर्स जा सकते हैं फिलहाल? आई थिंक ये निर्भर करता है कि आपका इवेंचुअली आपका एम क्या है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो आप प्योरली फाइनेंशियल रिटर्न्स अगर आप चेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ईटीएफ्स या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, अगर उसके इशू अगर नया आता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका एम है कि इवेंचुअली आपको बार एंड कॉइन को फिर इवेंचुअली अगर ज्वेलरी में कन्वर्ट करना है, जो काफी सारे इंडियन कंज्यूमर्स यूजुअली करते हैं, तो आई थिंक आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बार एंड कॉइन में निवेश करें। ओके, थैंक यू हर्षल आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ देने के लिए इस डेवलपमेंट पर, साथ ही हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कि कैसे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या टारगेट्स यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विकास, क्विकली आपसे राय लेना चाहेंगे कच्चे तेल पर, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने जो प्राइसेस हैं वापस से थोड़े से इंचअप होते हुए देखे हैं। अब रेट कट पर तो नजरें डेफिनेटली सभी की टिकी हुई थी, अब यहाँ से क्या व्यू है कच्चे तेल पर? गुड मॉर्निंग मैम। देखिए मैम, जो क्रूड की अगर हम लोग बात करें तो एमसीएक्स में वीकली में जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो 5500 का है। एंड अब जैसे लगता है कि क्रूड ऑयल बाई ऑन डिप्स की रणनीति पे काम करेगा। ऊपर में 6080 6095 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो कोई भी डिप्स अगर मिलता है क्रूड में 5600 700, तो 5500 का एसएल लगा के बाई करना चाहिए। आने वाले दिनों में 6000 6100 तक रहेगा ये रेंज। और ये जैसे ये 5500 से 6100 का रेंज कॉन्ट्रैक्ट होगा और क्रूड 6100 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो 6250 और 6400 के जोन्स के लिए ओपन होगा।
तो अभी बाई ऑन डिप्स के हिसाब से इसको प्ले किया जा सकता है। जी मैम। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें कच्चे तेल पर। लेकिन अब बात करेंगे बेस मेटल्स की। इनफैक्ट बेस मेटल्स आपके सामने लेकर भी आते हैं, जहां पर हम लगातार प्रेशर देख रहे थे और आज प्राइसेस रिकवर हुए हैं। जिंक 0.1% ऊपर है, एल्यूमिनियम में भी 0.1% की बढ़त हम देख रहे हैं। तो तमाम बेस मेटल्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ लौटते हुए दिखाई दी है, लेकिन क्वेश्चन वही है कि ये स्ट्रेंथ कितनी सस्टेनेबल है। अजय, आपकी राय लेना चाहेंगे। इनफैक्ट अगर हम सभी बेस मेटल्स को देखें तो एक डिसेंट करेक्शन के बाद थोड़ा सा संभल कर कारोबार कर रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा इन लेवल से? कैसे लग रहे हैं बेस मेटल्स यहां से आगे? मुझे लगता है कि काफी बड़ा टर्न अराउंड हम पूरे बेस मेटल में देखेंगे, क्योंकि अभी तक पिछले 9 महीनों में हमने एक ही चीज सुनी है, चाइना से डिमांड नहीं है और चाइना सारे एफर्ट्स कर भी रहा है। दूसरी ओर जो कल का ट्रिगर था रेट कट का, ये मुझे लगता है पूरे ही इकोनॉमी को एक पॉजिटिव एक नया हिंट देता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी चाहेंगे इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की याचिका खारिज की है। टेलीकॉम कंपनियों ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी थी, ओपन कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसकी याचिका खारिज की है और सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर मामले में क्यूरेटिव याचिका खारिज की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त आती हुई, इसके मायने समझते हैं। हमारे साथ अनुज सिंघल मौजूद हैं। अनुज, प्लीज समझाइए व्यूअर्स को, क्या खबर ये आई है, क्या मायने हैं इसके? दीपाली, बिल्कुल। तो देखिए, पिछले 3-4 दिन से वोडाफोन आइडिया का स्टॉक आपको कुछ कह रहा था कि शायद ऐसा कुछ होने के चांसेस हैं, और जिस तरीके से ये स्टॉक गिरा था, क्योंकि एक इसका एफपीओ आया था। अच्छा, उसके बाद 11 रुपये पे एफपीओ आया था, फिर 18 रुपये तक गया था। बहुत लोगों ने इसमें लिया था, बहुत लोग फंसे थे इसमें। और अब ये खबर आ रही है कि वो जो एजीआर को लेकर वो जो क्यूरेटिव प्ली थी वो एससी ने कैंसिल कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर जिसकी मार्केट वेट कर रहा था, वो बाहर हुआ। अब इस खबर को समझना कैसे, ये देखिए। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से भारती एयरटेल में एक और बड़ी रैली होगी और वोडाफोन आइडिया में बहुत बड़ी जो डिक्लाइन आ रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है मार्केट का इसमें जो रिएक्शन है। हालांकि भारती भी एक बार के लिए गिरा लेकिन फिर ऊपर आ गया, क्योंकि इससे एक बार फिर ये साबित हो जाएगा कि जो वोडाफोन आइडिया है वो एक वीक प्लेयर बनकर ही रहेगा। ये मार्केट जो है अभी भी 2.5 प्लेयर की ही मार्केट रहेगी, जिसमें भारती एक है, जियो एक है और एक वोडाफोन आइडिया जो एक वीक प्लेयर है वो। तो ये आई थिंक जो आप वोडाफोन आइडिया में इतनी बड़ी गिरावट देख रहे हैं उसका एक बड़ा कारण यही है कि बहुत लोग यहाँ पर ये इस होप ट्रेड में बैठे थे कि कुछ आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उसके बाद शायद उसका एक फ़ायदा मिलेगा। तो उसका एक सॉर्ट ऑफ नॉक है, इसकी वजह से आप ये मूव देख रहे हैं। 11 के नीचे अगर वोडाफोन आइडिया फिसला तो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि 11 पर हर कोई यहाँ पर एफपीओ में लेकर बैठा था। रिटेल तो खैर निकल गया होगा, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी 11 रुपये में लेकर बैठे होंगे। एक काम करते हैं, एक बार असीम को जोड़ते हैं, न्यूज़ समझ लेते हैं। असीम, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग अनुज जी। बताइए पूरी खबर। ये बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने टेलीकॉम कंपनियों की एजीआर पर जो क्यूरेटिव याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। टेलीकॉम कंपनियों की दलील थी कि इसको ओपन कोर्ट में सुना जाए। इस एप्लीकेशन के अंदर काफी सारे अर्थमेटिक एरर हैं, तो इसको ओपन कोर्ट के अंदर उन्होंने सुने जाने की मांग रखी थी। कोर्ट ने उनको ओपन कोर्ट में सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इनकी क्यूरेटिव याचिका को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि अब जो कंपनियां हैं उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है। कंपनियों को अपने एजीआर के जितने भी ड्यूज है वो सारे चुकाने होंगे। अभी मैं भी बता दूं कि अभी सरकार ने उनको मोरेटोरियम पीरियड दे रखा है 4 साल का, और 4 साल का मोरेटोरियम 2025 के अंदर खत्म हो रहा। तो जैसे ये मोरेटोरियम पीरियड खत्म होगा, सरकार उनसे ये ड्यूज चुकाने की मांग करेगी। तो आप इसका इम्पैक्ट इनके कंपनियों के शेयर्स के ऊपर आते हुए भी देख रहे हैं कि उनको उम्मीद थी कि यहाँ पर किसी भी तरह की राहत उनको सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल तरह से राहत देने से इनकार कर दिया और ओपन कोर्ट में उस पूरे मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। ओके, तो इनफैक्ट डेफिनेटली एक बड़ा झटका है ये वोडाफोन आइडिया के लिए, स्पेशली क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये थी कि 50 to 75% ऑफ एजीआर ड्यूज जो हैं शायद वो खारिज हो जाएंगे, और इसीलिए रिएक्शन देखने को मिल रहा है स्टॉक में। लेकिन अनुज, अगर एज अ होल टेलीकॉम सेक्टर को देखा जाए, क्योंकि ये बड़ी डेवलपमेंट है, कैसे अप्रोच करना चाहिए इस पूरी स्पेस को? देखिए दीपाली, बिल्कुल मार्केट का रिएक्शन एकदम सही है। जो आपने बोला कि 50 to 70% एक एक्सपेक्टेशन थी कि वो एजीआर ड्यूज जो हैं वो कम हो जाएं। अब आप समझिए, इसको आप रखिए एज परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप। वोडाफोन आइडिया के लिए रकम बहुत बड़ी थी। वोडाफोन आइडिया के लिए ये मैटर ऑफ सर्वाइवल की बात थी। हालांकि एक चीज़ है, उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने
एफपीओ से पैसा रेज़ किया, कुछ डेट से पैसा रेज़ किया, तो कुछ हद तक वो उसकी जैसे कहते हैं ना कि सर्वाइवल पर सवाल नहीं रहा। लेकिन बात ये थी कि सर्वाइवल हो जाएगा कि थ्राइव करेगी या नहीं कंपनी, ये सवाल था। थ्राइव ना करेगी के लिए दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पहला, क्या एजीआर में इनको राहत मिलेगी, और दूसरा, क्या जो इनका मार्केट शेयर लूज़ करने का जो एक कंसिस्टेंट एक ट्रेंड चल रहा है वो रुकेगा या नहीं रुकेगा। दो में से अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इनको रिलीफ नहीं मिल रहा है दीपाली। और ये देखिए अब बात करते करते सर्किट लग गया यहाँ पर 10% का डाउन सर्किट। दूसरी बात कि क्या मार्केट शेयर लॉसेस कर्ब होंगे या नहीं होंगे, वो अब आगे जाके पता चलेगा, उसके बारे में कहना थोड़ा टफ है। 11 के नीचे मुझे लग रहा है कि इसमें पैनिक होगा, 11 के ऊपर फिर भी मुझे लग रहा है कि लोग थोड़ी हिम्मत करके शायद बने रहने की कोशिश करेंगे। आई थिंक भारती के लिए इनिशियली भले ही नेगेटिव हो, लेकिन भारती की जो बैलेंस शीट जितनी बड़ी है, भारती की बैलेंस शीट पर शायद उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। और इंक्रीमेंटली भारती के लिए तो हो सकता है नेट नेट थोड़ा पॉजिटिव हो, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि मार्केट शेयर गेन्स भारती और जियो के इवेंचुअली वोडाफोन आइडिया के जो भी मार्केट शेयर लूज़ होंगे, तीन ही प्लेयर हैं, तो वोडाफोन आइडिया जो भी मार्केट शेयर लूज़ करेगा वो कौन सी कंपनियां लेंगी, भारती, एयरटेल और जियो। तो नेट नेट मैं ये कहूँगा कि कुछ हद तक जियो और भारती के लिए पॉजिटिव है इंक्रीमेंटली नेट नेट, और वोडाफोन आइडिया के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है दीपाली। चलिए प्रकाश दीवान को जोड़ लेते हैं हमारे साथ और उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। बड़ी खबर आ रही है इस समय टेलीकॉम सेक्टर पर कि वो जो एजीआर की प्ली थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। आपका क्या नज़रिया होगा, कैसे अप्रोच करें स्टॉक्स को? सो अनुज, गुड मॉर्निंग। सो वेरी क्लियरली देखिए, नेगेटिव सेटबैक तो है ही है ये वोडाफोन के लिए, खास करके क्योंकि वोडाफोन की जान अटकी हुई थी इसी उम्मीद में कि ये जो मामला है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो इंडिकेशन मिले कि इनको सपोर्ट किया जाए, और सरकार का भी जो रुख रहा है वो काफी सपोर्टिव रहा है। पर इस याचिका के खारिज होने से थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता है। जो सपोर्टिव स्टैंड था वो रिवर्स हो रहा है या चेंज हो रहा है, तो नेगेटिव तो रहेगा ही, क्योंकि उन्होंने अभी जो पैसे जुटाए वो नॉर्मल ऑपरेशनल उसको कंटिन्यूटी के लिए है। इस टाइप की पुराने आउटस्टैंडिंग्स को ऑनर करने की तो क्षमता बैलेंस शीट पे अभी तो नहीं है। तो देखिए क्या करते हैं, बट यस इट इज नेगेटिव। और इससे फायदा ये है कि बीएसएनएल और जियो और ये सब जो अपना फुटहोल्ड गेन करने की बीएसएनएल जो कोशिश कर रहा है, उसमें थोड़ा सा एक उम्मीद और बन जाएगी कि वो स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि जहां जहां वोडाफोन विकेट कर रहा है मार्केट शेयर, वहां पे भारती और जियो तो कर ही रहे हैं, और अब बीएसएनएल भी एक फोर्थ प्लेयर की तरह अच्छा खासा आ सकता है। ओके, तो जस्ट टू पुट इन पर्सपेक्टिव, जो मैं दीपाली से ही बात कर रहा था, वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप करीब 84,000 करोड़ है और टोटल एजीआर ड्यू 58,000 करोड़ था, जिसमें से अब तक सिर्फ 8,000 करोड़ दिया था। तो इसके कंपेयर अगर आप भारती एयरटेल को देखें तो भारती एयरटेल का मार्केट कैप करीब 10 लाख करोड़ का है, और उसका ड्यू जो था वो 63,000 करोड़ का था, और 18,000 करोड़ वो ऑलरेडी दे चुका है। तो भारती के लिए बैलेंस शीट साइज से शायद इतना बड़ा इशू नहीं है। प्रकाश, पिछली बार जब ये इशू हुआ था तब आइडिया की मैसिव पिटाई हुई थी, भारती में मैसिव री रेटिंग हुई थी। क्या भारती उस स्टेज में है जहाँ पर पांचों उंगलियां घी में, मतलब चाहे फैसला पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए इनके फेवर में जाए, मतलब क्या ऐसा एक व्यू बन रहा है इस स्टॉक पर? फायदा उनको जरूर हो सकता है, बट आई थिंक जो बड़ा शिफ्ट होना था इस वजह से वोडाफोन के सेटबैक को लेके अनुज, वो पहले राउंड में हो चुका है। अब जो अगर आप देखें तो लोग जो ग्रोथ सब्सक्राइबर बेस में ग्रोथ आ रही है, जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं वोडाफोन से दूसरे प्लेयर्स में, वो थोड़ा सा सर्विस ड्रिवन ज्यादा है, अवेलेबिलिटी ड्रिवन से ज्यादा, एंड फीचर्स कितने ज्यादा हैं, प्राइसिंग कैसी है, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि वोडाफोन अगर धीमा पड़ता है तो आपके आरपू की जो ग्रोथ है वो कायम रहेगी, और वो जियो और भारती को डेफिनेटली बहुत सपोर्ट करेगा। सो फ्रॉम द मीडियम टर्म मेरे ख्याल से भारती के लिए वैसे पॉजिटिव होगा और जियो के लिए भी पॉजिटिव होगा। चलिए प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये इस समय एक खबर, और बैक टू यू दीपाली, एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव खबर आइडिया के लिए, और अभी भी ये स्टॉक लोअर सर्किट पर करीब 10% के। ध्यान रखिए, एफएनओ स्टॉक है ये, तो इसमें सर्किट नहीं होता, फ्रीज होता है, एक टेम्परेरी फ्रीज है 10% का। अभी 10% का फ्रीज कब खुलता है, अगर खुलता है, और उसके बाद क्या उस पर मूव आते हैं, ये देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा दीपाली।
बिल्कुल नेगेटिव डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट ज्यादा नेगेटिव इसलिए भी है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी कि रिलीफ मिलेगा और उस तरीके का रिलीफ आया नहीं, और इसीलिए ये रिएक्शन 10% नीचे वोडाफोन आइडिया। चलिए शुक्रिया अनुज एनालिसिस करने के लिए इस पूरी खबर का। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी, क्योंकि ब्रेक के उस पर वीरेंद्र आपके साथ जुड़ेंगे वायदा मार्केट का पूरा एक्शन लेकर। रुक रहे हैं इसी के साथ, नमस्कार। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। फटाफट से आगे बढ़ेंगे, एक और इंपॉर्टेंट खबर है आपके सामने लेकर आते हैं। दरअसल भारत सरकार ने जो खाने के तेलों पर ड्यूटी बढ़ाई, उसके बाद अब इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। क्या मायने हैं इस खबर के, क्योंकि अगले महीने से कटौती हो रही है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है पतंजलि फूड्स के वीपी इंटरनेशनल ट्रेड डिवीजन आशीष आचार्य। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इस खबर के मायने समझने चाहेंगे। भारत सरकार ने खाने के तेल पर ड्यूटी बढ़ाई और उसके बाद इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटी कट करने का डिसीजन लिया, जो कि इमीडिएटली अब नेक्स्ट मंथ से लागू भी हो जाएगा। क्या असर होगा इससे भारतीय ट्रेड पर? नमस्कार। देखिए, अभी जो भारत सरकार ने ड्यूटी घटाई है कंज्यूमर को फायदे के लिए, फार्मर्स को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्पेशली सोयाबीन ऑयल को बढ़ाने के लिए, एक बहुत ही अच्छा कदम था। ऑन दी अदर साइड, जब दो राइवल हैं मलेशिया इंडोनेशिया पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स मार्केट में, मलेशिया की ड्यूटी कंपेयर टू इंडोनेशिया ड्यूटी वो तकरीबन 50% है। टोटल एक्सपोर्ट ड्यूटी और लेवी मिला के वो $82 लगती है एक्सपोर्ट्स में सीपीओ पे, और वही जो ड्यूटी है वो इंडोनेशिया में $142 लगती है। लेवी की अगर बात करें मलेशिया इंडोनेशिया में, वो तकरीबन $20 का फर्क है, जो $20 इंडोनेशिया में एक्सपेंसिव है। इंडोनेशियन गवर्नमेंट जो अभी इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट ने, वहां भी उन्होंने फार्मर्स के लिए काफी वायदे किए थे कि उनको फार्मर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए ड्यूटी कट का, और उनको जो पास अगर लेवी कम करते हैं वो लोग और उससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, कुछ प्रोमिस किए गए थे। नए प्रेसिडेंट 1 नवंबर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी प्रोमिस को फिल करेंगे, और उनको तकरीबन ऐसा मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि $27 वो एक्सपोर्ट लेवी कम करेंगे। इससे जरूर कुछ फायदा होगा, कुछ प्राइजेस कुछ नीचे आएंगे, बट $27 अगर देखा जाए तो बीएमडी में एक 100 रिंगेट के बराबर होता है तकरीबन। वो 100 रिंगेट प्राइस में थोड़ा बहुत फैक्टर हो चुका है, बट ये देखना है कि लेवी कटने के बाद में इंडोनेशियन जो सप्लायर है वो कितना एग्रेसिवली अपना मटेरियल एक्सपोर्ट मार्केट में लेके आते हैं, क्योंकि इंडिया को तो पाम ऑयल लेना ही है, वो कंटिन्यूस लेना है। अगर उसका फायदा मिलेगा तो इंडियन रिफाइनर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही आशीष जी, फिर मैं पाम ऑयल और बाकी तेलों पर भी प्राइसेस जैसे आपने कहा कि कम हो सकते हैं। अगर हम पूरे ही इस ऑयल पैक की बात करें तो सरकार ने जो कदम उठाया है ड्यूटी बढ़ाने का, उससे पहले भी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गए थे, और इस डिसीजन के आने के बाद भी प्राइसेस बढ़े हैं। ऑलमोस्ट 20% तक हाल फिलहाल में भाव बढ़ चुके हैं। अब क्योंकि सस्ते ड्यूटी पर भी इंपोर्ट हो चुका है और अब इंडोनेशिया की भी एक खबर आई है, आपने भी कहा कि प्राइसेस थोड़े कम होने चाहिए। कितना एक्सपेक्ट करें, कब से कम हो सकते हैं? फेस्टिव सीजन आगे है, कैसे प्राइसेस का ट्रेंड रहेगा? देखिए, इसमें 2 सिनेरियो देखना पड़ेंगे। इंडिया में 40 फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुके हैं। दिवाली तक नेक्स्ट 45 डेज में नॉर्मली करीब 10 से 15% डिमांड में इजाफा होता है। उस इजाफे को लेकर इंडिया में सफिशिएंट सप्लाई चेन थी। इंडियन गवर्नमेंट के ड्यूटी कट करने के पहले भी थोड़ा बहुत प्राइस में एक्सपेक्टेशन आ चुकी थी, और प्राइस में कुछ प्रीमियम ड्यूटी का आ चुका था। तकरीबन 8 से 10% की प्राइस में उसका फैक्टर इन कर चुके थे, पर जो 20% की ड्यूटी का कट आया, उससे थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए ट्रेड थोड़ा कुछ डिस्टर्ब हुआ। कंज्यूमर ने थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करी, रिफाइनर्स ने अपने आप को, उनके ओपन सौदे थे, उनके ओपन कॉन्ट्रैक्ट से उसको भी करा। क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन है, दोनों बायर और सेलर दोनों ने वेट करा। अब वापस से थोड़ा सा इंडियन डिमांड इंटरनेशनल में चली गई है। सेम टाइम उनको इंटरनेशनल में चाइनीज की डिमांड भी थोड़ी है पाम ऑयल मार्केट में, और मार्केट ने लगा कि 20% ड्यूटी है और इंडिया को अल्टीमेटली चूंकि नेट इंपोर्टर है तो इंडिया को लेने ही आना पड़ेगा। वो फैक्टर इन करने के बाद में इंटरनेशनल मार्केट में जो पिछले 2-3 दिन में आप देखेंगे एक अच्छी खासी तेजी आई है। करीब $30-40 सीपीओ में बढ़ गए हैं, और फ्लैट प्राइस बढ़ चुकी है बीन ऑयल और सन ऑयल की भी। ये फैक्टर अभी जो ड्यूटी का जो लग रहा है, वो फैक्टर इन अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा नीचे आने में। मुझे लगता है पोस्ट दिवाली ही एक फैक्टर हो सकता है, यहाँ कुछ डिमांड कम होती है और लोकल की सप्लाई क्रश से जो एक अधिकता होती है तेलों की, उससे थोड़ी सी मार्केट पोस्ट दिवाली पे चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है इंटरनेशनल प्राइसेस में। और इंडोनेशिया के ड्यूटी लेवी की भी पोजीशन जब तक क्लियर हो जाएगी।
ओके, तो यानी फिलहाल प्राइसेस कम नहीं होंगे, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। डिमांड क्योंकि इंटैक्ट है, फेस्टिवल्स आगे हैं, फेस्टिवल्स के बाद यानी पोस्ट दिवाली अगर डिमांड थोड़ी हल्की हुई तब भाव थोड़े नीचे आ सकते हैं। शुक्रिया आशीष जी आने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर धन्यवाद। अपने व्यूज इस खबर पर रखने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।